हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद प्रकरण के दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विश्लेषणात्मक तरीके से पूछे जाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन कारणों से प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, या नमक सत्याग्रह क्या था, दांडी मार्च किसी रूप में पूछा जाए तो इसको हम बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दोबारा प्रारंभ किया गया तो पहले जैसी गति क्यों नहीं पकड़ सका तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो आज का जो प्रकरण होगा पूरा सविनय अवज्ञा को हम अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे कि उस पर कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उस प्रश्न को तैयार करना है तो कैसे तैयार करें। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया दूसरा अखिल भारतीय स्तर का सबसे बड़ा आंदोलन था। और यह आंदोलन क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया था कि यदि ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो भारतीयों की मांगे हैं इनको सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार नहीं करती तो वो आंदोलन करेंगे और एक देशव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की जो अनुमति थी वो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के साथ साथ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ये ले ली गई थी। और इसके आधार पर जनवरी 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और लॉर्ड इरविन को उस पत्र में उन्होंने 11 मांगे लिखी। लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने ये पत्र 31 जनवरी को लिखा था। 11 मांगे थी। मुख्य मांगों में से लगान में कमी, भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति, भारत में जो सेना का व्यय है या आईसीएस के ऊपर जो खर्च है उस खर्च में कमी, राजनैतिक बंदियों की रिहाई, इस तरह की 11 मांगे थी। एक प्रमुख मांग थी नमक पर कर में कमी। एक मांग थी नमक कर की समाप्ति। तो ये इस तरह की प्रमुख 11 मांगे थी। गांधी जी ने जो पत्र लिखा उस पत्र में लॉर्ड इरविन को उन्होंने समय दिया कि ये मांगे 11 मार्च 1930 तक पूरी की जाए, अदरवाइज कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के समर्थन में आंदोलन करने के लिए पूरा मन बना लिया। 31 जनवरी को मांग प्रस्तुत की गई थी, लेकिन 11 मार्च 1930 तक समय जो दिया गया था उस समय सीमा तक ये कोई भी मांग जो 11 मांगे थी ये पूरी नहीं की गई। और ऐसी स्थिति में 12 मार्च 1930 को गांधी जी अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से 78 जो उनके साथी थे इन साथियों के साथ वो निकल पड़े। कहाँ? गुजरात में दांडी। दांडी नवसारी में है, दांडी समुद्र तट की ओर 290 मील की दूरी या 386 किलोमीटर दूरी है। ओके, कई पुस्तकों में आपको 290 किलोमीटर मिलेगा, 290 मील है। 290 मील या 386 किलोमीटर ये दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। गांधी जी चले थे 78 सहयोगियों के साथ। रास्ते में उनके साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा, लाखों लोगों की भीड़। लगभग 10 मील का सफ़र वो प्रतिदिन तय करते थे। शाम को उनका जहाँ पड़ाव होता था वहाँ
भजन कीर्तन होते थे, आसपास के सारे लोग उनके भोजन का आदि का प्रबंध करते थे और इस तरह यात्रा एक जन यात्रा में बदलती चली गई। और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी भाग ले रही थी। पहली बार ये ऐसा हो रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भी भागीदारी थी। गांधी जी यद्यपि सोच के थे कि महिलाओं को घर के कामों में ही रखा जाए, क्योंकि आंदोलन में पुलिस जाती करती थी, मारपीट करती थी, तो महिलाएं आंदोलन में शामिल हो, शुरू में गांधी जी का ये रुख नहीं था। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने से गांधी जी ने महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया था। तो सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाएं भी इस आंदोलन में भाग ले रही थी। दूसरा, इस आंदोलन की बड़ी विशेषता थी कि इस आंदोलन में जो विदेशी मीडिया थी, जैसे टाइम्स जैसी जो मैगजीन थी, उस मैगजीन में भी इस आंदोलन को बहुत बड़ी कवरेज मिली। तो विदेशी मीडिया का भी इस आंदोलन को बहुत समर्थन मिला और भारत में घटित घटनाओं को संसार के देशों में पढ़ा गया। तो मीडिया का बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। दूसरा, महिलाएं थी। तो ये दो बड़ी पेकुलरिटी थी इस आंदोलन की। ओके, आंदोलन 12 मार्च को चालू हुआ और गांधी जी वहाँ 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या था? नमक। मांगे तो 11 थी। इन 11 मांगों में से मुख्य मुद्दा बनाया गया था नमक को। गांधी जी ने नमक को ही क्यों मुद्दा बनाया? ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने नमक की बिक्री करने और नमक को बनाने दोनों पर कर लगा रखा था। बिना लाइसेंस के कोई भी नमक बना सकता था, न नमक की बिक्री कर सकता था। गांधी जी ने ऐसा मुद्दा चुना जो जन सामान्य से जुड़ा हुआ था। गांधी जी जन सामान्य के हितों के समर्थक थे। उनके प्रारंभिक आंदोलन आप देखिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, एक जनसाधारण के जुड़े हुए मुद्दों को उन्होंने उठाया, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसका कि सभी लोग अमीर गरीब प्रयोग करते थे। तो नमक मुद्दा चुनने का कारण यही था कि सामान्य लोगों और सभी की आवश्यकता की चीज थी नमक, सभी की आवश्यकता की वस्तु। गांधी जी ने कहा कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो सभी की आवश्यकता की वस्तु है, इसलिए इस पर कर नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो नमक है ये प्रकृति की देन है, नमक प्रकृति की देन है, इसलिए इस पर कर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की दी हुई चीज पर सरकार को कर लगाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। तो इन दो तर्कों से उन्होंने नमक पर लगाए जाने वाले करों का खंडन किया। 6 अप्रैल 1930 को लाखों की भीड़ जब दांडी तट पर पहुंची तो ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा का प्रबंध कर रखा था कि गांधी किसी भी प्रकार नमक ना बना पाए, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ को पुलिस कहां तक रोकती? नमक बनाया गया और उस नमक की बिक्री भी की गई। केतली में पानी को उबाल करके, समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया गया और उस नमक की बिक्री भी की गई, जिसको कि घनश्याम दास बिरला ने खरीदा और उस पैसे को जो कांग्रेस पार्टी फंड था, स्वराज फंड, उसमें जमा किया गया। तो प्रतीक के रूप में नमक कानून का उल्लंघन करके ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे दी गई और इसके बाद पूरे भारत में जगह जगह नमक की बिक्री करना चालू कर दिया गया। नमक दुकानों पर बेचा जाने लगा, समुद्र किनारे के लोग नमक बनाने लगे और दांडी से शुरू ये जो नमक यात्रा थी, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में वेदारण्यम सत्याग्रह, इसी प्रकार मालाबार तट पर वाइकोम सत्याग्रह, ये नमक कानून को तोड़ने के लिए चालू किए गए। पूरे देश में जगह जगह अब
ब्रिटिश सरकार के इन नियमों का उल्लंघन किया जाने लगा, नमक की बिक्री की जाने लगी, नमक बनाया जाने लगा और पूरे देश में एक प्रकार से जनचेतना जागृत हुई। मालाबार तट पर वाइकोम सत्याग्रह के कलप्पड़ के नेतृत्व में किया गया। इसी तरह बालासोर, कटक, पुरी, उड़ीसा में गोपचंद बंधु चौधरी इनके नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी यहां पर नमक सत्याग्रह किया गया। असम, सिलहट, वहां पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सिंध प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते थे, उनके नेतृत्व में जबरदस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित किया गया। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार पार्टी, जो लोग लाल कुर्ता पहनते थे और इसीलिए उनको लाल कुर्ती दल भी कहते थे। तो खुदाई खिदमतगार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीमांत गांधी के नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने चलाया। यहाँ तक कि वहाँ गढ़वाल रेजिमेंट को जब खुदाई खिदमतगार पार्टी के आंदोलन कर्मियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया गया तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो कमांडर थे चंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये घटना पेशावर में हुई। इसी तरह नागालैंड में 13 वर्षीय गैडनेल्लू ने, जिनको रानी गैडनेल्लू कहा गया, उनके नेतृत्व में नागालैंड में लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो पूरे देश में एक जन क्रांति आ चुकी थी। लोग नमक बनाने, नमक की बिक्री करने लगे और एक जन सैलाब उमड़ पड़ा गांधी के नेतृत्व में। ब्रिटिश सरकार का विरोध पूरे देश में होने लगा। स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना, चरखा काटना, खादी के बने हुए वस्त्र पहनना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी सामानों का बिक्री कर रही दुकानों के सामने धरना देना, ये कार्यक्रम संचालित किया गया। लाखों लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन बहुत गति से चल रहा था। ब्रिटिश सरकार जबरदस्त तरीके से प्रतिरोध भी कर रही थी, लोगों को मार पीट रही थी, जेलों में डाल रही थी। सबसे बड़ी घटना हुई 21 मई को। 21 मई 1930 को धरसाना, गुजरात में जब सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मणिलाल के नेतृत्व में 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसाना के नमक कारखाने के ऊपर जब उन्होंने आंदोलन किया तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की। जो ऐसे आंदोलनकर्मी थे उनको मारा पीटा गया, बहुत ज़्यादा लहूलुहान कर दिया गया और इसकी सूचनाएं जब टाइम्स मैगजीन के द्वारा संसार के देशों को हुई तो ब्रिटिश सरकार की छवि उससे बहुत प्रभावित हुई। और ये वही समय था जब पहला गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन में इसी वजह से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। जब कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं भाग लिया तो गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। गोलमेज सम्मेलन के असफल हो जाने से ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को कहा कि वो गांधी जी से मिलें और उन्हें आंदोलन रोक करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए बुलावा दें। और इसी के बाद लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। गांधी इरविन समझौता होने के बाद मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी यहाँ से लंदन गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। तो मार्च 1930 के समझौते के बाद जो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो रोक दिया गया। गांधी जी ने 2 मांगें रखी थी कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। इन 2 मांगों के बदले गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए भी 1931 में, लेकिन उस सम्मेलन का भी कोई निर्णय नहीं निकला। गांधी जी 1932 में भारत आए, लेकिन उस समय तक खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता फिर से जेल में बंद कर दिए गए थे। गांधी जी ने दोबारा आकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारंभ किया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ उठता है कि क्या गांधी जी के द्वारा दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया वो पहले जैसा सफल रहा या नहीं? देखिए, इस प्रश्न को कैसे हम लिखेंगे। मित्रों,
पहला आंदोलन गांधी जी के द्वारा इरविन समझौते होने के बाद अचानक रोक दिया गया था। इसलिए जो ये मांगें थी, इन मांगों में से नमक की बिक्री करने, नमक पर कर, ये तो जरूर खत्म हो गया था, शेष अन्य मांगें पूरी नहीं हो पाई थी। ओके, और इसी वजह से बहुत कुछ लोगों को निराश भी होना पड़ा, और यही कारण था कि दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1932 में, तो पहले जैसी गति नहीं पकड़ सका। उस पर हम डिस्कस करते हैं, आइए चलते हैं। 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा चालू किया गया तो पहले जैसी गति क्यों नहीं पकड़ सका? बिंदुवार देखिए आप इसे। पहला, जो बड़े किसान थे और जो छोटे किसान थे, इनका सहयोग ना मिलना। दोनों प्रकार के किसान आंदोलन में फिर से उस मात्रा में नहीं जुड़े जैसे पहले जुड़े थे। दूसरा, जो मजदूर थे, मजदूरों की आंदोलन से दूरी, मजदूर भी आंदोलन से दूर हो गए। नंबर 3, जो उद्योगपति थे, उद्योगपतियों का भी तटस्थ हो जाना। नंबर 4, सरकारी दमन। तो इन 4 कारणों की वजह से जो आंदोलन था पहले जितनी गति नहीं पकड़ सका, और यही कारण हुआ कि आंदोलन अंत में गांधी जी को निराश होकर के बंद करना पड़ा। छोटे किसान और बड़े किसान क्यों इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जरा इसको ध्यान से सुनिए और इस समय की परिस्थिति को भी विश्व परिदृश्य में समझिए। देखिए, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आप विश्लेषित करके लिखिए, जिससे कि आपके अंक अधिकतम हैं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1932, ये वो समय है जो विश्व आर्थिक मंदी का समय है। 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आ चुकी थी। तो विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, और जो बड़े किसान थे, जो व्यावसायिक फसलों की खेती कर रहे थे, व्यावसायिक फसलों का निर्यात बंद हो गया, व्यावसायिक फसलों की मांग कम हो गई, और उसकी वजह से उनका व्यावसायिक फसलों का मूल्य गिर गया, उनकी आमदनी प्रभावित हो गई। तो बड़े किसानों की जो आमदनी थी वो पहले की तुलना में विश्व आर्थिक मंदी की वजह से कम हो चुकी थी। उनको ये आशा थी कि आंदोलन की वजह से उन्हें निर्यात में सफलता मिलेगी, और जो उनका घाटा हुआ है, जो उनका नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सरकार लगान में कमी कर देगी, क्योंकि लगान एक मांग थी, लगान में कमी की मांग थी। तो बड़े किसान लगान में कमी की वजह से आंदोलन में शामिल हुए थे, और खास करके गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, ये लोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर शामिल हुए थे। तो पाटीदार और जो जाट थे, ये लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इनका उद्देश्य था कि लगान में कमी हो जाएगी, लगान में कमी नहीं हुई। दूसरी ओर उनकी व्यावसायिक फसलों की जो बाजार में सेलिंग थी वो प्रभावित हो गई, जिससे उनकी आमदनी और भी कम हो गई। जो छोटे किसान थे, ये छोटे किसान बड़े किसानों की ज़मीन को या ज़मींदारों की ज़मीन को भाड़े पर लेकर के काम करते थे। तो ये चाहते थे कि भाड़े में कमी की जाए, और जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचता गया, इनकी मांग हो गई कि भाड़े को मुक्त किया जाए। तो छोटे किसान ज़मीन के भाड़े में कमी चाहते थे या मुक्ति चाहते थे। तो छोटे किसानों की मांग भी पूरी नहीं हुई, ना तो भाड़े में कमी की गई, ना तो भाड़े को मुक्त ही किया गया। और कांग्रेस ने किसानों के हित में ऐसा कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया। क्यों?
कांग्रेस जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। जो जमींदार थे वो जमींदारों को कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस कहीं ना कहीं जमींदारों का पक्ष ले रही थी। इसलिए छोटे किसान, जो साम्यवादी आंदोलन चल रहा था, रेडिकल आंदोलन करने वाले लोग थे, उनके साथ शामिल होने लगे। ओके, बड़े किसान और छोटे किसानों दोनों किसानों को निराशा हुई और यही कारण था कि बिना इनकी मांग पूरी हुए आंदोलन को जो बीच में रोक दिया गया और जब दोबारा आंदोलन चालू किया गया तो ये दोनों वर्ग, जो बड़े किसान थे, छोटे किसान, दोनों ने आंदोलन से दूरी बना ली, क्योंकि उनको लगा कि आंदोलन से उनका कोई हित होने वाला नहीं है, कांग्रेस जमींदारों का पक्ष ले रही है, ये मैसेज गया। दूसरा, जो मजदूर थे, मजदूरों ने भी आंदोलन से दूरी बना ली। क्यों? 1930 में जो नागपुर में टिन की खानें थी, उन मजदूरों ने आंदोलन में भाग लिया। गोदी जो कर्मी थे उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। गोदी कर्मियों की हड़ताल 1932 में, 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल, ये हड़तालें हुई थी। जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय मजदूरों का समर्थन मिला। नागपुर की टिन खान के मजदूर, रेलवे कामगारों ने आंदोलन में भाग लिया। यहाँ तक कि 1932 में गोदी कर्मियों ने फिर से आंदोलन में सहभागिता दी, लेकिन इन मजदूरों ने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के पास है। जब आंदोलन किया गया और नमक की बिक्री की गई तो पुरुषोत्तम दास, घनश्याम दास बिरला, जमुनालाल बजाज, ऐसे बड़े उद्योगपति कांग्रेस के बहुत ही चहेते लोग थे और ये लोग कांग्रेस को फंड भी करते थे क्योंकि इनके अपने उद्देश्य थे। तो इन पूंजीपतियों की वजह से मजदूरों को लगा कि कांग्रेस मजदूरों का पक्ष न लेकर के उद्योगपतियों का पक्ष ले रही है, तो इसलिए मजदूरों ने कांग्रेस से दूरी बना ली। तो दोबारा जब आंदोलन किया गया तो मजदूर उतनी सक्रियता के साथ भाग नहीं लिए जितनी कि पहली बार आंदोलन में वो जुड़े थे। इसी तरह उद्योगपतियों का ये उद्देश्य था कि आंदोलन की वजह से, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से जो उनका निर्यात है वो अपना निर्यात बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्वदेशी का उपयोग होगा, विदेशी चीज़ों की, विदेशी जो आयात है वो रोका जाएगा, तो उनके कारखानों का सामान बिकेगा, उनके कारखानों का विकास। और इसी तरह पाउंड स्टर्लिंग विनिमय अनुपात था, उसमें भी वो परिवर्तन चाहते थे। स्टर्लिंग विनिमय का जो अनुपात था उसमें उद्योगपति परिवर्तन चाहते थे। गांधी जी ने जो 11 मांगें रखी थी उसमें एक मांग इसकी भी थी। गांधी जी ने मांग रखी थी कि जो रुपये की विनिमय दर है वो 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। जो विदेशी विनिमय दर थी, रुपया जो था 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर, इसकी मांग की थी कि भारतीय रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर हो। तो भारतीय उद्योगपति स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में परिवर्तन चाहते थे और अपने हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कांग्रेस को बढ़ावा दिया, कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरी भागीदारी की। पहले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने हितों की सुरक्षा के लिए इन मिल मालिकों ने, इन उद्योगपतियों ने ICCI और फिक्की जैसे संगठन भी काम कर रहे थे। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस ICCI और दूसरी संस्था थी फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ICCI और फिक्की जैसे संगठन इन उद्योगपतियों का समर्थन और कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो ये सब कारण थे जिससे कि उद्योगपति कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन 1932 में इन उद्योगपतियों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों से
थोड़ी सी दूरी बना ली। हुआ क्या कि जब 1932 में कांग्रेस और अंग्रेज़ों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन आ गया, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आ गया। लॉर्ड इरविन को वापस बुला लिया गया, कांग्रेस को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया और कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति कड़ी हो गई। उद्योगपतियों को भय लगा कि यदि कांग्रेस के साथ हो जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके उद्योगों पर ताला पड़ जाए। ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस से धीरे धीरे दूरी बना ली। तो ये कारण था कि उद्योगपति भी दूसरी बार पहली बार जैसे नहीं जुड़ पाए। सरकारी दमन 1932 में जब दोबारा आंदोलन चालू किया गया तो ब्रिटिश नीतियां बदल चुकी थी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होना चालू हो गया। कांग्रेस के ऊपर दमनात्मक कार्यवाही की गई और आंदोलन को बुरी तरह से दबा दिया गया। अंत में गांधी जी ने आंदोलन को घोषित कर दिया। जब पहले जैसा समर्थन मिला नहीं तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था, जितनी प्रगति, जितना समर्थन और विश्वास पहली बार मिला उतना समर्थन और विश्वास दूसरी बार नहीं मिल सका। बहरहाल इस आंदोलन ने लोगों में एक जनजागृति जारी कर दी और उस जनजागृति का परिणाम में हुआ कि महिला पुरुष सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने भागीदारी की और इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम था वो और अधिक गति पकड़ सका। अब तीसरा प्रश्न है कि इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के सभी लोग इसमें शामिल थे? नहीं, ऐसा था में मजदूर, किसान, उद्योगपति ये जरूर शामिल थे, लेकिन समाज का एक ऐसा बड़ा वर्ग था जिसको दलित कहते थे। गांधी जी ने इसे हरिजन शब्द दिया था। तो दलित वर्ग ने इस आंदोलन से दूरी बना कर रखी। दलित वर्ग का सहयोग इस आंदोलन में नहीं मिला। दलित वर्ग जिसके नेता उसमें डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व का एक बड़ा वर्ग इस आंदोलन के साथ नहीं आया। और दूसरा जो मुस्लिम थे, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और भारतीय मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग जो जिन्ना का समर्थक था वो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा था। अब देखिए, जो दलित वर्ग था, गांधी जी और कांग्रेस में गांधी जी ने इस वर्ग को हरिजन नाम दिया था और इसके हितों के लिए वो भरपूर प्रयास करते थे। अस्पृश्यता के विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया। स्वयं जाकर के दलितों की बस्ती में रहते थे, शौचालय को साफ करते थे, उनके साथ बैठना उठना, खाना खाना, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि समाज में समानता की स्थापना की जाए, छुआछूत को समाप्त किया जाए। ऐसा संदेश उन्होंने दिया। हरिजन नाम का समाचार पत्र निकाला, लोगों में एक चेतना जागृत की कि और गांधी जी ने कहा कि बिना अस्पृश्यता का अंत किए स्वराज्य 100 सालों तक नहीं मिलने वाला। तो गांधी जी ने इस प्रकार के ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम किए, लेकिन समाज का जो एक बड़ा हिस्सा था दलितों का, उनको ये लगने लगा था कि उनकी जब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली, जब तक उनको राजनीतिक जो शक्ति नहीं प्राप्त होगी, बिना राजनीतिक शक्ति के उनकी जाति का, उनके समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। और डॉक्टर अंबेडकर उस समाज के एक बड़े नेता थे और यही कारण था कि जब 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच दलितों के नेतृत्व को लेकर के आपस में अनबन हो गई। वहाँ पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि वो समस्त भारतीयों की बात करते हैं, जिन्ना मुस्लिम हितों की बात करते थे। तो भारतीय समाज के ये तीन बड़े नेता भारतीय समाज के अलग अलग वर्ग के नेतृत्व की दावेदारी पैरोकारी कर रहे थे। तो अंबेडकर जी और डॉक्टर जिन्ना के बीच गोलमेज सम्मेलन में ही अंबेडकर और गांधी जी या जिन्ना, इन तीनों के बीच जो गतिरोध है वो दिखाई पड़ चुका था। तो डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग इस आंदोलन को नहीं मिला। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, कांग्रेस विरोधी
हो चुकी थी। 1927 के बाद कुछ ऐसी स्थितियां जरूर हुई थी जिससे लगा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो अनबन है, जो मतभेद हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जिन्ना ने कहा भी था कि अगर केंद्रीय विधानसभा में उन्हें मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आरक्षित सीट दे दी जाए और प्रांतीय विधानसभाई क्षेत्रों में जैसे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ उनको उनकी सीटें दे दी जाएं तो पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे। लेकिन जब सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर M.R. जयकर ने जो रही सही संभावना थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाएगा, उस संभावना को खत्म कर दिया। सर्वदलीय सम्मेलन में जो सुलह समझौता होने वाला था वो सुलह समझौता समाप्त हो गया। तो 1928 के बाद मुस्लिम लीग का रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका था। तो 1928 के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरियां बढ़ती चली गई। 1930 के मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्ष पद से बोलते हुए अल्लामा इकबाल ने पहली बार एक ढीला ढाला ही लेकिन उन्होंने एक पृथक स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र की मांग कर दी और इस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दूरियां बढ़ती जा रही थी। इसलिए मुस्लिम लीग का सहयोग इस आंदोलन को नहीं मिला। तो ऐसे मुसलमान जो मुस्लिम लीग के समर्थित थे वो कांग्रेस में नहीं आए। यद्यपि सीमांत गांधी जैसे जो बड़े कदावर नेता थे, मौलाना अबुल कलाम, ये लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन फिर भी समाज का एक बड़ा वर्ग जो मुस्लिम लीग के प्रभाव में था या डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो दलित वर्ग का समाज था, वो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहा था। तो ये इस आंदोलन की सीमाएं थी। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।